अब बात कर लेते हैं बार्थोलिन सिस्ट में कौन कौन से सिम्टम्स यानी कि अलामतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी पेनलेस स्वेलिंग होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इनिशियली डक्ट ब्लॉक होती है तो पीछे जो है वो सिक्रीशन जमा होना शुरू हो जाती है। तो ग्लैंड में ही एक जो है वो बगैर दर्द के एक स्वेलिंग से हो जाती है, ऐसे महसूस होता है जैसे स्वेलिंग हुई हुई है, लेकिन हाथ वगैरह लगाने से कोई पेन नहीं होती क्योंकि वो जस्ट एक पानी की थैली टाइप होती है। इसी तरह स्वेलिंग ऑन वन साइड ऑफ द विजाइना, क्योंकि ये विजाइना के दो बायलेटरल ग्लैंड है, वजाइनल ओपनिंग की दोनों तरफ मौजूद होता है। तो लाइक अगर एक ग्लैंड में ही ज़्यादातर ऐसा होता है कि बार्थोलिन सिस्ट देखने को मिलती है, तो फिर क्या होता है कि वजाइना की एक साइड में जो है वो हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। जैसे कि ये अगर आप फॉर एग्जांपल इसको समझें, ये तो मैंने सिस्ट बनाया है, तो सिस्ट भी यही है, देखें वजाइना की एक साइड में ही जो है वो हमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद सिम्टम होती है डिस्कम्फर्ट, वॉकिंग, सिटिंग एंड इंटरकोर्स। अब चलने में भी फीमेल को मुश्किल होती है, सिटिंग में भी बार बार जो है वो और इसी तरह इंटरकोर्स के दौरान भी, क्योंकि इसने वजाइना को हाफ कवर कर लिया है, तो इस वजह से इंटरकोर्स में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर ये सिस्ट जैसे कि हो ही जाता है, क्योंकि अगर सिस्ट ज़्यादा अरसे के लिए है तो बैक्टीरिया को इजीली जो है वो एक सूटेबल सा एनवायरनमेंट मिल जाता है, वो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो अगर सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर पेनफुल लंप हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे पस फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गया, तो पेनफुल दर्दनाक से गिल्टी टाइप बन जाती है। वहाँ पे मतलब हमें रेडनेस देखने को मिलती है, वार्मथ, क्योंकि सर्कुलेशन वहाँ पे इंक्रीज़ हुई हुई है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, तो इसलिए हमें वहाँ पे हिद्दत देखने को मिलती है। मतलब महसूस, अगर हम लोग हाथ लगा के उसे देखते हैं तो हमें बाकायदा एक गर्मी सी और गर्माइश सी फील होती है उस एरिया में। उसके बाद टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब होता है कि जब आप उसको लंप को ऐसे दबाते हो, दबा के जब आप छोड़ते हो, प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद जब आप उसको छोड़ते हो तो पेन होती है। उसके अलावा इन्फ्लामेशन के कार्डिनल जो हम लोगों ने साइन पढ़े हुए हैं, तो उसमें फ़ीवर तो होता ही है, क्योंकि इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर चल रही है, तो फ़ीवर तो होता ही है। उसके बाद मलेज, मतलब कि एक जनरल सा कह लें कि एक थकन का एहसास होता है, सुस्ती और थकावट का एहसास होता है, क्योंकि स्वेलिंग हुई हुई है विजाइना, और क्योंकि यूरिथ्रा भी वहीं पर होता है, तो इस स्वेलिंग की वजह से प्रेशर बढ़ता है और यूरिन भी दर्द के साथ आ सकता है। ये थी इसकी सिम्टम्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ में हमें सबसे पहले होती है सबसे प्राइमरी कॉज जो है वो डक्ट ब्लॉकेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डक्ट ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर छोटी सी लेंथ है, तो ये ब्लॉकेज के जो है वो ज़्यादा होते हैं चांसेस। उसके बाद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में दो तरह के होते हैं, एक तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है और एक नॉन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होता है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड में गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया, जबकि नॉन सेक्चुअली में नॉन एसटीआई में हो सकता है ई कोलाई और इसी तरह स्टेफेलोकोकस ऑरियस, जो कि नॉर्मली स्टेफेलोकोकस ऑरियस हमारी स्किन के ऊपर ही सर्वाइव करता है, और जब वो देखते हैं कि कोई ना कोई स्किन किसी जगह से कटी हुई है, फटी हुई है, तो वो उधर अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। उसके बाद म्यूकस ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोगों ने पीछे इसकी कंपोजिशन में पढ़ा कि म्यूसिन एक प्रोटीन होती है, तो अगर कंपोजिशन चेंज हो जाए और म्यूसिन बहुत ज़्यादा ही पैदा होना शुरू हो जाए, तो यानी कि फ्लूइड जो है वो उसके अंदर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जब फ्लूइड पार्थोलिन फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो वो डक्ट में से अच्छे तरीके से नहीं, बहुत स्लोली स्लोली गुजरेगा और यहाँ तक कि वहाँ पे एक प्लग सा बना लेगा, रास्ते को ब्लॉक कर देगा, तो फिर उसकी वजह से बार्थोलिन सिस्ट बन जाएगा। इसके अलावा इंजरी एंड ट्रॉमा भी इसका एक कॉज होता है। इंजरी एंड ट्रॉमा किस तरह से कॉज होता है कि जैसे विजाइनल सर्जरीज होती हैं, जैसे कि एपिजियोटमी, तो इसमें भी क्या होता है कि वहाँ पर ज़ख़म बनता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है, स्कैरिंग होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि डक्ट जो है वो ब्लॉक हो सकती है, नैरो हो सकती है, तो फिर बार्थोलिन सिस्ट बनने के चांसेस होते हैं। इसके बाद एडीमा ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज़, अगर वुल्वाइटिस जैसे कि पहले पढ़ा था, तो वुल्वाइटिस वाली कंडीशन अगर चल रही है तो उसमें भी, क्योंकि वल्वा के ऊपर पूरी स्वेलिंग हुई हुई होती है, तो उसकी वजह से भी बार्थोलिन की ये जो डक्ट होती है ये ब्लॉक हो सकती है उस एडीमा की वजह से, तो भी वहाँ पर बार्थोलिन सिस्ट बन सकता है। इसी तरह से इसका एक कॉज सिस्ट रिकरेंस भी होता है, यानी बार बार अगर किसी को सिस्ट हो रही है, ठीक होती है फिर हो जाती है, ठीक होती है फिर हो जाती है, तो ये जो बार बार सिस्ट का बनना भी वहाँ पे कह लें कि स्कैरिंग एंड फाइब्रोसिस की वजह बनता है, जिसकी वजह से डक्ट ब्लॉक हो जाती है और बार्थोलिन सिस्ट बनने यानी कि बार्थोलिन सिस्ट के फिर यानी सिस्ट का बार बार बनना भी इसकी एक वजह होता है कि अब जो है वो डक्ट हमेशा के लिए या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक रहेगी, और ब्लॉक रहेगी तो फिर बार्थोलिन सिस्ट। उसके बाद रेयर कॉज ऐसा होता है कि जिन फीमेल की एज 40+ होती है, तो उनमें जो है वो हमें एडिनोकार्सिनोमा ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड के लिए भी एवेल्यूएट करना पड़ता है। तो यानी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड भी जाहिर सी बात है कि बार्थोलिन सिस्ट की वजह तो बनी गई, क्योंकि कॉजेज़ पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा।